रुको। हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने जो लिटरेचर आपको बताया था आर्ट एंड कल्चर में, उसका सारा पार्ट्स मैंने नहीं बताया था, बल्कि रिमेनिंग पार्ट्स उसका है अभी, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और आपको वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने पे ही आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी इस क्लास में। पहला जो आपको मैंने बताया था कि मैंने जब जहां से लिटरेचर उठाया था, वो मैंने लिखा, हिंदू लिटरेचर को मैंने उठाया था, और फिर वैदिक लिटरेचर, फिर एपिक जो है रामायण महाभारत, उसके पहले पुराणाज, सबके बारे में मैंने बताया था। लेकिन उसके बाद उसी कालक्रम में, उसी पीरियड में हमारे कंट्री का एक पार्ट ऐसा है जहां पे एक डिफरेंट प्रकार का लिटरेचर इमर्ज हुआ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी लिटरेचर के आधार पे हम साउथ इंडिया के अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जान पाते हैं। ठीक है, और जो भी जानकारी हमें साउथ इंडिया से संबंधित प्राप्त करनी होती है, तो उस लिटरेचर का हम उपयोग करते हैं, सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसकी बातें जो है ऑथेंटिक हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है और उनको दोनों के मिलान के बाद जो निष्कर्ष आता है, उसी से हम पूरे साउथ इंडियन डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। दक्षिण भारतीय विकास जो है, उसको समझने के लिए वो साहित्य, वो लिटरेचर काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका टाइटल है द्रविडियन लिटरेचर, द्रविड़ साहित्य। मेनली द्रविड़ साहित्य में 4 लैंग्वेज के कंट्रीब्यूशन को माना जाता है। पहला है तमिल, पहला है तमिल, दूसरा तेलुगु, फिर तीसरा है कन्नड़, और उसके बाद चौथा है मलयालम। हमारा यही कंसर्न है। उसके बाद आगे भी जो लिटरेचर से संबंधित डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले द्रविडियन लिटरेचर के बारे में, द्रविड़ साहित्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इससे आपको प्राप्त होगा पीटी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला देखते हैं, स्टार्टिंग मानते हैं हम इसको, तमिल को, तमिल लैंग्वेज को संस्कृत से काफी निकट माना जाता है, काफी करीब माना जाता है। कारण क्या है कि इसका जो ग्रामेटिकल बनावट है वो संस्कृत से मिलता जुलता है, और बहुत सारे शब्दों को, वर्ड्स जो हैं वो भी संस्कृत से मेल खाते हुए हैं, और कहा जाता है कि संस्कृत के कई शब्दों का इंपोर्ट किया गया है तमिल लैंग्वेज में। इसलिए तमिल, बाकी द्रविडियन लैंग्वेजेस में तमिल जो है वो संस्कृत से काफी निकटता रखता है, और तमिल को साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा माना जाता है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, तमिल। उसके बाद ही तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम की स्थिति है। तो तमिल जो लिटरेचर है उसमें संस्कृत की तरह उसमें भी कई साहित्यों की रचना की गई, ठीक है, और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले इस लिटरेचर की जो ख्याति है, जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडियन पेनिनसुलर, उस साहित्य से बहुत कुछ प्राप्त की जाती है, और तमिल भाषा में जो पहला पूर्ण कंप्लीट एविडेंस मिलता है, लिटरेरी एविडेंस,
उसको कहते हैं संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। ठीक है, ये संगम क्या था? ये कवियों का एक सम्मेलन था, और कवि जरूरी नहीं कि मेल मेंबर ही होते थे, बल्कि कई महिलाएं भी कवियत्री, पोएटेस के रूप में उन समिट में, कवियों का जो समिट होता था, सम्मेलन होता था, उसमें शामिल होती थी। और ऐसे समारोह को जहां पे कविताओं का पाठ किया जाता था, इसको संगम साहित्य या संगम कहा जाता है, यानी लोगों का मिलना। ठीक है, कवियों का मिलना। और एक और खासियत है, और ये एक स्पेशल सोसाइटी का भी संकेत देता है ये सम्मेलन, क्योंकि इन सम्मेलनों में दक्षिण भारत के हर वर्ग, मतलब ईच एंड एवरी क्लास और ईच एंड एवरी रीजन, हर वर्ग और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता था। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि मतलब इस वर्ग के ही लोग कवि हो सकते हैं या इस क्षेत्र के ही लोग कवि हो सकते हैं। यानी ये जो संगम था वो बड़ा सार्वभौमिक था, यूनिवर्सल था, और दक्षिण भारत के हर क्षेत्र से और हर वर्ग के प्रतिनिधि कवि के तौर पे हिस्सा लेते थे। और ऐसा भी सूचना मिली है कि इन संगमों में 2381 कविताओं का पाठ किया गया, और कुल कवियों की संख्या 473 दी गई। इसके अलावा 102 कवि ऐसे हैं जो अननोन हैं, यानी वो गुमनामी में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रचना का पाठ किया है, और वहां पे संगम साहित्य में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। तो ये जो संगम थे वह पांड्य राजाओं के द्वारा आयोजित किए जाते थे। दक्षिण भारत के जो 3 प्रमुख राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य, इनमें पांड्य राजाओं को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इन संगमों का उन्होंने आयोजन किया था। और यह संगम 600-700 वर्षों तक चलता रहा, और अलग अलग कालों में अलग अलग सभाएं होती रही। कुल 3 सभाओं का उल्लेख मिलता है, और इस कारण प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम कहा जाता है। और पांड्य राजाओं द्वारा इन कवियों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कभी कभी अतिशयोक्तियां भी मिलती है, ठीक है, कि कई हजार पांड्य राजाओं ने ऐसे सम्मेलनों का आयोजन कराया था, लेकिन वह अतिशयोक्ति है, वह सत्यता से परे है। इन 3 संगमों में पहले और दूसरे संगम के ऑथेंटिसिटी को, प्रामाणिकता को कई विद्वान नकारते हैं। कहते हैं कि पहला और द्वितीय सम्मेलन जो है किंवदंतियों पर आधारित है, उसका कोई भी लिटरेरी एविडेंस, साहित्यिक साक्ष्य स्वीकार करने लायक नहीं है, और मिला भी नहीं है। स्वीकार करने लायक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कई साहित्यिक प्रथम और द्वितीय सम्मेलन के साहित्यों की प्राप्ति भी नहीं हो पाई है। और जो भी पुस्तकें या साहित्य उपलब्ध हैं वो सारे तृतीय संगम से रिलेटेड है। इन तीनों संगमों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर हुआ। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा मदुरै में ही हुआ। और तीनों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। देखिए, सब प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस, मतलब प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रथम संगम मदुरा में आयोजित हुआ, दूसरा कपाटपुरम में, और तीसरा फिर मदुरा में ही आयोजित हुआ। पहले के अध्यक्ष जो थे, मतलब चेयरमैनशिप उस सम्मेलन का करने वाले जो व्यक्ति थे, वह अगस्त थे। दूसरे संगम के भी अध्यक्ष प्रारंभ में, इनिशियल स्टेज में अगस्त थे, लेकिन बाद में तोलक्कापियर को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। तीसरा संगम जिसका अध्यक्ष नक्कीरर नामक व्यक्ति थे, नक्कीरर। पहले संगम का कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एक व्याकरण की पुस्तक है अगतियम। अगतियम को प्रथम संगम से रिलेट किया जाता है कि यह जो अगतियम व्याकरण है प्रथम संगम की कृति है, ठीक है। दूसरे संगम की एकमात्र कृति है वह है तोलक्कापियम। यह दक्षिण भारत में तमिल व्याकरण की पुस्तक है, जिसमें तमिल शब्द रचना, वाक्य विन्यास का वर्णन तो है ही, साथ साथ ये पहली पुस्तक है और एकमात्र पुस्तक है दक्षिण भारत में जिसमें
पौधों, जंतुओं और मनुष्यों का वर्गीकरण भी किया गया है। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता दे कि जैसे उत्तर भारत में विवाह के 8 प्रकार प्रचलित थे, तो इन 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा भी इसी पुस्तक में है, तोलक्कापियम। इसके लेखक तोलक्कापियर है और इसे द्वितीय संगम से संबंधित किया जाता है। यह भी एक प्रश्न है कि तोलक्कापियम का संबंध किस संगम से है, तो द्वितीय संगम से। तीसरी जो संगम हुई, तो बाकी जो भी साहित्य मिलते हैं उसको तीसरे संगम से संबंधित किया जाता है। इसके अलावा ऐसा भी रेफरेंस मिला है, उल्लेख मिल रहा है कि इन संगमों में 30,000 पंक्तियों वाली कविताओं का भी पाठन किया गया, वाचन किया गया, और ये आज भी एथुटोक्के नामक 8 संग्रहों में विभाजित है, जो उपलब्ध है। एथुटोक्के जो 30,000 पंक्तियों वाली कविताएं हैं, जो कि एथुटोक्के नामक 8 संग्रहों में विभाजित है। इन साहित्यों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है तिरक्कुरल। तिरक्कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर, और यह तिरक्कुरल जो पुस्तक है वह राजनीति, शासन, प्रेम जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस तिरक्कुरल में राजनीति पर भी चर्चा है, प्रेम पर भी चर्चा है और शासन संबंधी बातों पर भी चर्चा है। और इतना व्यापक हो गया है यह पुस्तक कि यह 3 भागों में विभक्त है। तिरक्कुरल, जिसके लेखक तिरुवल्लुवर है। उसी प्रकार जैसे उत्तर भारत में संस्कृत में रामायण और महाभारत की चर्चा महाकाव्य के तौर पे की जाती है, वैसे ही तमिल साहित्य में भी 2 महाकाव्यों की चर्चा की जाती है। एक है शिल्पाधिकारम, जिसका शाब्दार्थ यानी उसका अर्थ पायल की कहानी है। शिल्पाधिकारम का मतलब पायल की कहानी, और इसके रचयिता इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल शिल्पाधिकारम के रचयिता है, जो तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य मणिमेखले, मणिमेखले यानी मणिमेखले की कहानी, और इसके रचयिता भी शीतले सतनार है। ठीक है, पहला शिल्पाधिकारम जिसके रचयिता इलंगो आदिगल, दूसरा मणिमेखले जिसके रचयिता शीतले सतनार। ठीक है, इन 2 महाकाव्यों के अतिरिक्त तमिल भाषा में, तमिल साहित्य में कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य की भी रचना हुई, जिसका उदाहरण मैं बता रहा हूं, पेरिये पुराणम, ठीक है, कंब रामायणम। 2 ऐसे पुस्तकों का भी उल्लेख मिलता है तमिल साहित्य में, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य की कोटि में रखा जाता है, जिसमें पहला है पेरिये पुराणम और दूसरा कंब रामायणम। ठीक ना, कंब रामायणम। तो इस तरह तमिल साहित्य एक व्यापक साहित्य को प्रतिध्वनित करता है। सिर्फ संगम साहित्य से ही मतलब नहीं है, बल्कि बाद के काल में अन्य साहित्यों की भी रचना हुई है और महाकाव्य रचे गए हैं। ठीक है, और तमिल साहित्य एक समृद्ध साहित्य को बताता है। अब आते हैं दूसरी भाषा जिसको मैंने लिखा है, तमिल के बाद मैंने लिखा होगा तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा के विकास को जानने से पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है कि भाषाविदों ने
जो लैंग्वेज के मास्टर्स स्कॉलर्स हैं उन्होंने नन्नय्य को आदि कवि, पहला कवि माना है जो 11th एडी में होते। नन्नय को तेलुगु भाषा का आदि कवि यानी प्रथम कवि माना है। लेकिन वास्तविक प्रगति तेलुगु भाषा के साहित्य की एक एम्पायर के शासनकाल, एक साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुई दक्षिण भारत में, और वह साम्राज्य है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। और उसमें भी सर्वाधिक विकास इस साहित्य का, तेलुगु साहित्य का, कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 रहा है। लेकिन इस विकास की शुरुआत काफी पहले से हो जाती है और एक पहला एविडेंस मिलता है बुक्का प्रथम के दरबारी नचना सोमनाथ ने, ठीक है ना, धर्मनाथ पुराण की रचना की। नचना सोमनाथ बुक्का प्रथम के दरबारी थे जिन्होंने नचना सोमनाथ की रचना की। उसके बाद कृष्णदेव राय के शासनकाल में इस साहित्य का इतना अधिक विकास हुआ कि उनके शासनकाल को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य के विकास का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस भाषा के विकास में कृष्णदेव राय ने खुद ही बहुत बड़ा योगदान किया, उसके साथ साथ उनके दरबारियों ने भी योगदान किया। इस भाषा में कृष्णदेव राय की एक प्रमुख रचना है आमुक्त माल्यद। जब वो कलिंग अभियान जा रहे थे तो विजयवाड़ा से होकर जा रहे थे, विजयवाड़ा से होकर, तो उन्होंने इस कृति की रचना की, ऐसा कहा जाता है। और उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के विषय में जानकारी होने का इसमें उल्लेख है। और आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। वैसे आप जान लीजिए कि कृष्णदेव राय ने कोई पार्शियलिटी नहीं की, न सिर्फ वो तेलुगु के विकास को ही वैल्यू दे रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि व्यास तीर्थ कन्नड़ भाषा के संत थे, वो उनके राजगुरु थे। और खुद कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में भी साहित्य की रचना की है। यानी कृष्णदेव राय का शासनकाल लैंग्वेज के डेवलपमेंट का काल है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने एक साथ तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, हर भाषा के विकास में अपना अप्रतिम योगदान दिया। कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु भाषा के 8 स्कॉलर, पोएट, दिग्गज लोग उनके दरबार से जुड़े हुए थे और इस समूह को, 8 लोगों के समूह को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नाम, सबसे प्रमुख नाम अलसानी पेद्दन का था, जिन्होंने मनुचरितम की रचना की। एक तरह से अलसानी पेद्दम उनके राज कवि थे और अलसानी पेद्दम कवियों के उस 8 वाले समूह के हेड माने जाते। फिर दूसरे एक इंपॉर्टेंट नाम है नंदी तिमन्ना। नंदी तिमन्ना ने परिजातापहरण की रचना की, परिजातापहरण। इसके अलावा एक और व्यक्ति है राम राजा भूषणु। राम राजा भूषणु ने 3 पुस्तकों की रचना की। पहला वसुचरितम, ठीक है, दूसरा हरिश्चंद्र नलोपाख्यानम, और एक नाल्यम नाम है उसका, ठीक है। 3 पुस्तकों की रचना राम राजा भूषणु ने की। पहला हरिश्चंद्र नलोपाख्यानम और वसुचरितम, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं ताकि ज्यादा स्पष्टता से आप हो गए। हरिश्चंद्र नलोपाख्यानम नाम है, ठीक है। इज इट क्लियर? दूसरा है वसुचरितम।
ठीक है। और एक और उसको मैं बता रहा हूं, वो उसका नाम है नाल्यम नाम है, ठीक है ना। ये 3 साहित्य की रचना राम राजा भूषणों ने की थी। इसके अलावा खुद कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में भी साहित्य की रचना की, जैसे रस मंजरी, जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में इन्होंने किया था। और इस तरह तेलुगु साहित्य के विकास को विजयनगर काल में वास्तविक प्रगति प्रदान की गई और ये काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरी बात, अलसानी पेद्दन की उपाधि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र कवि काव्य का पितामह कहा जाता है। अलसानी पेद्दन को फादर ऑफ आंध्र पोएट्री, मतलब आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है अलसानी पेद्दन को, ध्यान रखिए। इन रचनाओं से तेलुगु साहित्य ने प्रगति की दिशा को प्राप्त कर लिया। यहां तक समझ गया आप। तीसरा साहित्य आते हैं जो मैंने लिखा होगा, मलयालम साहित्य। मलयालम साहित्य, मलयालम भाषा के बारे में जानिए आप कि मलयालम भाषा केरल और उसके आसपास ही बोली जाती है और इस भाषा में पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य मध्यकाल से 2 पुस्तकों का मिलता है, ठीक है ना। और कोक संडसनी नाम है पहला किताब का, और भाष्य कौटिल्य, कोक संडसनी और भाष्य कौटिल्य। भाष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक टीका है, ठीक है। लेकिन एक बहुत महाकाव्य का भी साक्ष्य मिलता है मलयालम भाषा में, और वह है 12वीं शताब्दी में रामचरितम। वह रामचरितम लिखने वाले चिरामन हैं। मतलब रामचरितम का लेखन 12वीं शताब्दी में मलयालम भाषा में हुआ और उसके लेखक चिरामन हैं। इस तरह मलयालम भाषा में इतना ही साक्ष्य मिलता है और धीरे धीरे आगे चलकर मलयालम भाषा की प्रगति हुई होगी। चौथा लैंग्वेज है कन्नड़। कन्नड़ भाषा के विकास में हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में, इनिशियल स्टेज में, जैन सेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। यानी जो जैन संत थे वो जिम्मेवार थे प्रारंभिक दौर में कन्नड़ भाषा के विकास की। और इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि माधव एक व्यक्ति है जिसने पहले शुरू में एक रचना रची है जिस पर सीधा जैन प्रभाव दिखाई पड़ता है, और यह रचना भी 15वें जैन तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। माधव ने उत्तर हरिवंशम की रचना की, ठीक है। उत्तर हरिवंशम की रचना की है जिसपे सीधा जैन प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसको देखने से लगता है, सॉरी, उत्तर हरिवंशम उसकी रचना नहीं है। माधव ने धर्मनाथ पुराण की रचना की और ये 15वें जैन तीर्थंकर की रचना के जीवन पर आधारित रचना है और ये कन्नड़ भाषा का पहला साहित्यिक साक्ष्य माना जाता है। शुरू में कन्नड़ भाषा के विकास में जैन संतों ने अपना प्रमुख योगदान दिया और इसका प्रभाव प्रारंभिक दौर के साहित्य पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि 15वें जैन तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है जिसको कहते हैं धर्मनाथ पुराण, जिसकी रचना माधव ने की थी। इसके बाद अब जैन संतों को उत्तरदायी नहीं माना जाता है कन्नड़ भाषा के विकास का, क्योंकि उसके बाद स्वतंत्र रूप से कन्नड़ भाषा का विकास होने लगा। और इसका प्रमुख उदाहरण मिलता है 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा, जब उसने कविराज मार्ग नामक एक बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथ की रचना की। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी बता देता हूं मैं कि अमोघ वर्ष लक्ष्मी का उपासक था और भक्ति में उसने अपनी बाएं उंगली लक्ष्मी को चढ़ा दिया था, अर्पित कर दिया था, ठीक है।
तो अमोघ वर्ष के बाद इस साहित्य का विकास ऊंचाइयों पर पहुंच गया और उसका कारण था, उसके उस ऊंचाई के लिए जिम्मेवार इस भाषा के 3 रत्न थे, 3 जेम्स ऑफ द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा के 3 रत्न, जिनको कहा जाता है पंप, पोन और रन। पंप और पुन का काल है 9वीं से 10वीं शताब्दी, लेकिन रन का काल है 10वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, पंप, पुन, रन को कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न माना जाता है। ठीक है, पंप ने रचना रची आदि पुराण, ठीक है, और विक्रमार्जुन विजय। आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय। आदि पुराण चंपू शैली में लिखा गया साहित्य है। अब आपको बताते हैं कि चंपू शैली क्या है। सिंपल बात है, जब रचना में गद और पद दोनों का मिला जुला प्रयोग किया जाए, दोनों को कंबाइंड रूप से यूज किया जाए, उसी को कहते हैं चंपू शैली। तो आदि पुराण पंप की रचना चंपू शैली में लिखी गई थी और उसने विक्रमार्जुन विजय भी लिखी। पंप जो था वो अरिकेसरी चालुक्य के दरबार से संबंधित था, जबकि पोन और रन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पोन और रन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के दरबार से संबंधित थे और इन्होंने भी अपनी रचनाएं रची, जिसमें पोन ने शांति पुराण की रचना की और रन ने अजीत पुराण की रचना की। ठीक है, और पंप और पुन रन को 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज माना जाता है, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न। दूसरी बात कि ये जो साहित्यिक विकास हुआ कन्नड़ में, तो विकास का एक स्तर प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर भी कन्नड़ भाषा को समृद्ध करने में, समुन्नत बनाने के लिए, ग्रामेटिकली ये लैंग्वेज सुदृढ़ हो जाए, इसकी भी कोशिश की गई। और बाद के काल में, ठीक है, एक रचना केशी राजा द्वारा शब्द मणि की भी रचना की गई। ठीक है ना, केशी राजा राइटर था जिसने बाद के काल में कन्नड़ भाषा को ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए शब्द मणि नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा अर्ध धार्मिक साहित्य की भी रचना की जाने लगी और कन्नड़ भाषा में वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर पहला राम कथा, यानी राम के जीवन पर कथा, नरहरि द्वारा तोरवे रामायण की रचना की गई। तोरवे रामायण वाल्मीकि रामायण से प्रेरित साहित्य है, जिसमें पहली बार कन्नड़ भाषा में राम कथा को दिखाया गया, यानी राम पर या रामचरित पर, मतलब राम पर पहली कथा का उल्लेख तोरवे रामायण में मिलता है। तोरवे रामायण वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है और इसकी रचना नरहरि ने की। उसी प्रकार जैमिनी भरत भी उत्तर भारतीय साहित्य से प्रेरित एक रचना थी, जिसकी रचना लक्ष्मीश ने किया था। लक्ष्मीश एक कवियत्री का उल्लेख मिलता है कन्नड़ भाषा में, उनका नाम है होनम्मा। होनम्मा ने हदीब दे धर्म नामक एक पुस्तक की रचना की। होनम्मा ने हदीब दे धर्म नामक एक पुस्तक की रचना की। राइटर है होनम्मा। ये क्या है इसका मतलब? एक पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य। हदीब दे धर्मा जो मैंने लिखा है, एक पुस्तक है, होनम्मा ने इसकी रचना की और इस पुस्तक का सार है एक पतिव्रता स्त्री के कर्तव्य।
और होनम्मा कन्नड़ भाषा की पहली महिला कवियत्री है। इसी प्रकार मैं बता दूं, आपको उस समय नहीं बताया था, तेलुगु भाषा के विकास तमिल भाषा के विकास को मैंने बताया था आपको, और उसमें यह चीज मैंने आपको नहीं बताया कि तमिल भाषा का विकास तो संगम साहित्य से होता रहा, और मैंने बताया कि कुछ सेकुलर लिटरेरी एविडेंस भी मिलते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे पेरिये पुराणम, ठीक है, और आपको बताया था मैंने कम रामायणम, ठीक है। उसके बाद भी तमिल साहित्य का विकास थमा नहीं था, रुका नहीं था। जैसे ही आप जानते हैं भक्ति आंदोलन 7 से 12वीं 7th to 12th एडी में भक्ति आंदोलन भारत में आरंभ हो गया, और इसका सबसे प्राइम लोकेशन साउथ इंडिया था, तो इससे भी तमिल भाषा के विकास को बल मिला, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव के उपासक नैनार कहा जाते थे। तो विष्णु के उपासक अलवारों में एक महिला संत अंडाल का भी नाम मिलता है। इन अंडाल ने भी तमिल भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। क्योंकि होनम्मा का नाम मैंने भी लिया था, इसलिए अंडाल का रेफरेंस देना भी आपको बहुत जरूरी मुझे लगा। तो इस तरह से आपको 4 लैंग्वेज मैंने बताया कि कैसे कैसे साहित्यिक विकास इन चारों लैंग्वेज में हो रहा था। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट मैंने बताया था जब क्लास स्टार्ट किया था उसी समय, कि आगे भी मैं बताऊंगा। यहां तक थोड़ा सा पजल्ड था। द्रविडियन लैंग्वेजेस में 4 फॉर्म है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। जहां तक आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 11th 12th एडी में भारत में मुसलमानों का आगमन हो गया था, ठीक है। तो भारत में लैंग्वेज के स्तर पर भी एक ड्रास्टिक चेंज आया कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का वैल्यू खत्म हो गया। और इसके पहले भी आपको बता दें कि यही वो पीरियड है जब भक्ति मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा था, और भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया कि भक्त संतों ने जो प्रमाणिक भाषा थी उसको अस्वीकार कर दिया। जैसे उस समय तक भारत में संस्कृत एक प्रमाणिक भाषा के रूप में स्वीकार्य भाषा थी, लेकिन भक्त संतों ने उस भाषा को नहीं स्वीकारा और रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने अपना उपदेश दिया, अपना लेखन कार्य किया। इसका कारण क्या था? भक्त संत धर्म और समाज की वैसी बातों को लोगों से रूबरू कराना चाह रहे थे जो वास्तविक सत्य हैं, और जो रूढ़िवादी गलत मान्यताएं समाज और धर्म में आ गई थी उनको दूर करने का उपदेश देना चाह रहे थे। और इसके लिए एक ऐसे भाषा के माध्यम की जरूरत थी जो आम लोगों को ग्राह्य हो, आम लोग समझ सके। इस समय तक आते आते संस्कृत में अलंकरण बढ़ गया था, यानी संस्कृत और अधिक अलंकृत हो गई थी, और कुछ चंद गिने चुने समाज के ऊपरी वर्ग के लोगों को ही संस्कृत समझ में आती थी। ऐसी स्थिति में भक्त संतों ने स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया
ताकि लोगों को वास्तविक सत्य से रूबरू कराया जाए, बताया जाए कि ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, ये बुराइयां समाज से हटनी चाहिए, इनका कोई महत्व नहीं है और ईश्वर के प्रति भक्ति के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है पहुंचने का, और इस भक्ति के मार्ग में किसी को रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति भक्ति को अपना सकता है, प्रपत्ति यानी पूर्ण समर्पण के द्वारा ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह सब बात स्थानीय जनता जो कि शिक्षित नहीं थी तभी समझ पाती जब उसकी भाषा में बात किया जाता। तो भक्त संतों ने ऐसे ही संस्कृत के महत्व को धूमिल कर दिया था, बहुत नहीं किया था लेकिन कर दिया था। जैसे ही इस्लाम का भारत में आगमन हुआ तो फारसी राजकाज की भाषा बन गई और दरबार में फारसी ही स्वीकार्य भाषा के तौर पर स्थापित हो गई और इस काल से भारत में फारसी का विकास शुरू हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फारसी का यही विकास हुआ। जैसे संस्कृत का विकास भारत में हुआ वैसे ही फारसी प्राचीन काल की भाषा थी जैसे संस्कृत थी, लेकिन भारत में 12वीं शताब्दी में तुर्कों के आगमन के बाद यहाँ पे स्थापित हुई और फारसी में इस काल के इतिहास को भी लिखा जाने लगा जिसको सल्तनत काल कहते हैं। और इस समय फारसी के दिग्गज कवियों में अमीर खुसरो देहलवी का नाम लिया जाता है जिसने बहुत अधिक रचनाएं की। कई रचनाओं को मैं आपको बता सकता हूं। पहला है नूह सिपेहर, ठीक है, देवल रानी, खिजर खानी, तुगलकनामा, ठीक है, खजाइनुल फुतूह, आशिका, मिफ्तुल फुतूह, ऐसी बहुत सारी रचनाएं अमीर खुसरो ने लिखी है। इसके अलावा अमीर खुसरो के साथ साथ दरबारी इतिहासकार के तौर पर भी कई लोगों का नाम आता है। इतिहासकार नहीं मतलब दरबार के मेरा के ऐसे लोग इतिहास की रचना करते थे, शासकों का इतिहास लिखते थे, जिसमें एक प्रमुख नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज जिसने तबकात नासरी लिखी है। तबकात नासरी का मतलब 23 अध्यायों में विभक्त है ये, ठीक है। उसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही लिखा है। बर्नी की गणना उच्च कोटि के इतिहासकार में तत्कालीन समय में होती थी, ठीक है, लेकिन बर्नी के राइटिंग्स, बर्नी के लेखन की एक बहुत बड़ी कमी थी कि जो वह खुद सोचता था, खुद जो बोलना चाहता था वो अपने पात्रों से बुलवा देता था, ठीक है। और बर्नी कुछ मामलों में बहस था, पूर्वाग्रह ग्रसित होकर लेखन करता था। फिर आपको बता दें कुछ विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांत भी हुए हैं, जैसे इब्न बतूता जिसने किताबुल रेला की रचना की। फिर आपको बता दें फुतूह सलातीन इसामी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा शम्स सिराज अफीफ ने इसी नाम से, जिस नाम से बर्नी ने साहित्य की रचना की, उसने भी तारीखे फिरोज शाही नाम के की रचना की। फुतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ठीक है। सीरत फिरोज शाही भी एक रचना है जिसका लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये फारसी का विकास अविरल रूप से बढ़ने लगा। जैसे ही बाबर आया भारत में, अगला जब सल्तनत काल का डिक्लाइन हुआ, बहुत सारे साहित्य हैं जिसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको। तो जैसे ही बाबर भारत में आया, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा, ठीक है। बाद में लिडन इर्स्किन ने इसका अनुवाद किया, बेबरीज ने अनुवाद किया, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया। लेकिन आगे चलकर अकबर का शासनकाल जो है वो साहित्यिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी और कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया, जैसे भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ठीक है। अकबर काल का सर्वाधिक प्रमुख जो साहित्यकार था वह अबुल फैजल था। अबुल फजल ने अकबरनामा और
अकबरनामा और आईन अकबरी दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की, और इससे मुगल काल के इतिहास के विषय में जानकारी में भरपूर योगदान मिलता है। अकबर ने बदायूनी नकीब खान के प्रयासों से महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया, उसको कहते हैं रज़्मनामा। अकबर के काल में एक और उल्लेख मिलता है जो कि सचित्र पांडुलिपि है, उसको कहते हैं दास्ताने अमीर हमजा। इसमें पौराणिक फारसी नायक अमीर हमजा की कहानियों का जिक्र है। उसी प्रकार हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें हुमायूं के द्वारा संघर्ष और सिंहासन प्राप्ति का विस्तृत लेखा जोखा है। उसी प्रकार जहांगीर ने खुद से तुजुके जहांगीरी, वो भी एक अच्छा साहित्य का उदाहरण है। शाहजहां ने भी इनायत खान आदि के द्वारा शाहजहांनामा तैयार कराया। दूसरी बात कि बहुत सारे साहित्य की रचना हुई। औरंगजेब के काल में भी उसकी जो बड़ी पुत्री थी ज़ेबुन्निसा, जो काफी उसकी सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी, वो बहुत बड़ी कवि थी, कवित्री थी, और उसने बहुत अधिक रचनाएं की थी। लेकिन उसके मरणोपरांत, उसके मरने के बाद दीवान ए मख्फी के नाम से, दीवान ए मख्फी के नाम से उसके लेखन का एक संग्रह तैयार कराया गया। उसके अलावा शाहजादा दारा शिको जो था, उसने सिर अकबर, ठीक है, मजमुल बहरेन, इस तरह के साहित्य की रचना की, जो कि भारतीय धार्मिक पुस्तकों, विशेषकर उपनिषदों का अनुवाद था। और इस तरह से फारसी भाषा का विकास पूरे मध्यकाल में क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, और फारसी ने एक समृद्ध स्थान भारतीय साहित्य जगत में प्राप्त किया। अब आते हैं हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा को माना जाता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा से जिस अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, उसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी कोई स्वतंत्र लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि फारसी 7वीं से 12वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा से जिस अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, उसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। और प्रारंभ में हिंदी संस्कृत की छत्र छाया में रहा, लेकिन आगे चलकर हिंदी ने अपना स्वरूप अख्तियार कर लिया, और हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की विजय, उनके संघर्षों का विस्तृत लेखा जोखा दिया गया है। आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने से ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य का जो विकास है, उसको 4 चरणों में बांटना उचित होगा, और इन 4 चरणों को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और समकालीन युग कहा जा सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ, पृथ्वीराज रासो तो प्रथम हिंदी की पुस्तक है मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत की जैसे ही भारत में स्थापना हुई, तो हिंदी साहित्य में भी एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या आया कि हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की ओर रुझान बढ़ गया। यानी हिंदी को संस्कृत की तरह, गद्य संस्कृत की तरह नहीं, मतलब संस्कृत से प्रेरित होकर गद्य लेखन की तरफ हिंदी का झुकाव बढ़ गया। दूसरी बात, इस काल में हिंदी साहित्य से जुड़े लोगों में राष्ट्रवादी उत्साह भी चरम पर था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में शोषणकारी व्यवस्था को स्थापित किया था। इसको आप देख सकते हैं कैसे कि 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नामक एक पुस्तक लिखी, और यह राजनीति पर व्यंग्यात्मक प्रहार था।
उस समय तत्कालीन शासन व्यवस्था और राजनीति पर व्यंग्यात्मक प्रहार था। फिर उन्होंने भारत दुर्दशा लिखी। ये दोनों ही पुस्तक तत्कालीन अंग्रेजी शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और एक तरह से राजनीतिक व्यंग भी था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल आया, ठीक है, और इन दोनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता हिंदी साहित्य के विकास में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी योगदान इतना अविस्मरणीय है कि उनके नाम पर एक हिंदी साहित्य के विकास का नाम हो गया, युग का नाम पड़ गया। और हिंदी साहित्य के विकास को आधुनिक काल की संज्ञा दी गई हिंदी साहित्य के संदर्भ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ और हिंदी साहित्य के पूरे विकास को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला काल भारतेंदु युग, उसको कहा जाता है 1868 से 1893 ईस्वी। दूसरा द्विवेदी युग 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। फिर छायावादी युग 1918 से 1937 और फिर समकालीन युग 1937 से लेके अब तक वर्तमान चल रहा है। इस तरह से हिंदी साहित्य के विकास को स्थापित किया गया है और हिंदी पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली एक भाषा हो जाए, ऐसी बात दयानंद सरस्वती ने भी कही थी। और हिंदी भाषा में उन्होंने गुजराती में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी हिंदी में रचना 1875 में सत्यार्थ प्रकाश आई। उसके साथ साथ कई लोगों का उल्लेख हिंदी साहित्य के विकास में है, जैसे मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ये जो 3 नाम मैंने लिया, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर चर्चा की है। ऑर्थोडॉक्स इविल्स पर इन्होंने ध्यान दिया है। दूसरी बात, आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी रूढ़ियों पर चर्चा करने वाले बहुत फक्कड़ मौला व्यक्ति थे। निराला जी स्थापित सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार कर देते थे, ठीक है। और निराला जी एक मूर्धन्य साहित्यकार थे जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। आगे चलकर फिर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद की एक रचना कामायनी को छायावादी युग की एक प्रमुख रचना मानी जाती है। इस प्रकार हिंदी का विकास इसी ढांचे पे हुआ है। अब आते हैं उर्दू साहित्य का विकास। उर्दू साहित्य के विकास को माना जाता है यह फारसी और हिंदी दोनों की अंतःक्रिया के कारण यह भाषा का विकास हुआ। फारसी और हिंदी में इंटरेक्शन हुआ, जिससे एक नवीन भाषा का विकास हुआ, जिसे उर्दू की संज्ञा दी जाती है। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि तुर्क सैनिक बैरकों में सैनिकों के बीच आम बोलचाल की भाषा जो विकसित होकर एक स्थायी भाषा के तौर पे उर्दू भाषा के रूप में समाज में स्थापित हो। उर्दू भाषा को माना जाता है कि इसने फारसी से भी और हिंदी के व्याकरण नियमों से भी आयातित किया है बहुत कुछ। दूसरी बात कि उर्दू प्रारंभ में दक्षिण भारत में लोकप्रिय थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी, बरार इत्यादि राज्यों में इस भाषा का इस्तेमाल होता था, लोकप्रिय भाषा थी। इस कारण उर्दू का एक दूसरा नाम दक्खनी भी है, ठीक है। उर्दू को दक्खनी भी कहा जाता है या दक्षिणी भाषा भी कहा जाता है। और वली दक्कनी इसके पहले ज्ञात कवि माने जाते हैं। लेकिन आगे चलकर जो उर्दू भाषा में दीवान यानी कविताओं का संग्रह
में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो मिर्जा गालिब का आता है। लेकिन गालिब के अलावा भी मीर तकी मीर, सौदा, दर्द इत्यादि इंपॉर्टेंट उर्दू कवियों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने इस भाषा के विकास में अपना प्रतिम योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में एक ऐसा व्यक्ति इस साहित्य के विकास को उत्प्रेरित करने वाला आया जो बंग ए दर्रा का लेखक था। बंग ए दर्रा का लेखक और सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा का रचयिता मोहम्मद इकबाल, जिसने इस भाषा के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, यानी अपना संपूर्ण योगदान दिया। बाद के काल में सर सैयद अहमद खान ने भी उर्दू भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने कई राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में लिखा। लेकिन आप यह भी जान लीजिए, इन आधुनिक लोगों का जो मैंने नाम लिया, इसके पहले ये ध्यान रखिएगा कि मुगल शासक जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी उर्दू में काफी रचनाएं रची और बहादुर शाह जफर के साथ साथ क्षेत्रीय राज्य के शासकों ने भी उर्दू के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे अवध के नवाब जो थे, उन्होंने उर्दू भाषा में लेखन करने वाले कवियों लेखकों को प्रश्रय प्रदान किए, पैट्रोनेज दिया और उर्दू का विकास इसी प्रकार आगे बढ़ता गया। यहां तक का जो साहित्यिक डेवलपमेंट हुआ, लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ, जो छूट गया था, तो आप इसको फिर से आप ध्यान से समझिए। जो मैंने हिंदू साहित्यिक विकास बताया था, जो मैंने वैदिक लिटरेचर से स्टार्ट किया, इपिक रामायण महाभारत के साथ साथ पुराणास के बारे में बताया, और वही वो पीरियड था जहां पे दक्षिण भारत में एक नवीन साहित्यिक धारा का विकास हो रहा था, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज था, द्रविड़ भाषा था, जिसके 4 उपभाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तमिल लिटरेचर है, संगम साहित्य जिसको कहा जाता है, जिससे मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन मिलता है साउथ इंडियन इनिशियल डेवलपमेंट का, दक्षिण भारतीय प्रारंभिक विकास का। ठीक है, क्योंकि वहां पे साउथ इंडिया में मेगालिथ कल्चर था, महापाषाण संस्कृति थी, जो कब्र के आधार पर उसका नाम रखा गया है मेगालिथ, महापाषाण संस्कृति। और मैंने सीक्वेंस वाइज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के बारे में आपको बताया और आपको इंफॉर्मेशन दिया, जो कि पीटी के कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको मेडिवल पीरियड शुरू होगा, और मैंने उसको भी बताया कि कैसे मेडिवल पीरियड में 3 लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, 3 भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें पहली भाषा है फारसी, दूसरी भाषा है हिंदी और तीसरी भाषा है उर्दू। यहां तक आपको लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अगर आप कंसोलिडेट कर लेंगे, सुसंगठित कर लेंगे, तो एक बेस्ट आंसर आप मेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो पीटी का इंफॉर्मेशन वो मेंस में भी डाल सकता है, ये आपका राइटिंग और इंप्रेसिव होगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।